अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेकेंड ईयर की जो बुक है वो चेंज हुई है। तो बेटे आपसे गुजारिश ही है कि आप एक रजिस्टर लें। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको हम डिस्कस करने लगें, उसको अच्छे तरीके से ये चीज़ें नोट करें ताकि आपके कॉलेज ओपन होने से पहले जो है वो आपके 2-3 चैप्टर जो हैं वो आप नोट्स फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हों। तो आपका वक्त जो है वो बड़ा कीमती है। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 के लिए कौन सी चीज़ें एक्सरसाइज में जाने से पहले ज़रूरी हैं। तो बेटे इसके जो पहले 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, उनमें जस्ट इतना पूछा गया है कि दिए हुए फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, या कौन से फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल हैं और कौन से नॉन फंडामेंटल हैं। तो ये जस्ट पहले जो 4 क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 के, वो डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो उनको अच्छे तरीके से उनका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको पहले बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि हम पहले ये सीख लें कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं। तो जैसे कि बेटे आप इसके नेम से ही जो है वो जानते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन जो हैं वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फिनिट नंबर ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जैसे कि आप जानते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर ये स्क्वायर रूट, इनकी मदद से जो फंक्शन जो हैं वो डेवलप होते हैं या फंक्शन बनाए जाते हैं। अजीज़ बच्चों, वो अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में ऐसे फंक्शंस जिनमें एडिशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या nth रूट भी आप कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं, ये शामिल हों, ऐसे फंक्शंस अजीज़ बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फिर अलजेब्रिक फंक्शन की काफ़ी टाइप हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इसकी मेन 3 टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आमतौर पर पॉलिनॉमियल फंक्शन, रैशनल एंड इररेशनल फंक्शंस, ज़्यादातर बेटे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अलजेब्रिक फंक्शन की काफ़ी टाइप हैं। तो आइए पहले पॉलिनॉमियल फंक्शंस डिस्कस करते हैं। ये आप पहले भी सीख चुके हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो कोई होल नंबर होती है, यानी नेगेटिव भी नहीं होती और फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो ये लीनियर हो सकते हैं। पॉलिनॉमियल फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो लीनियर फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक बेटे हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, यानी किसी भी डिग्री का। बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है ना तो वो फ्रैक्शन हो और ना वो कोई नेगेटिव इंटीजर हो। तो अगर ऐसा है तो दिया हुआ फंक्शन पॉलिनॉमियल कहलाएगा। इसमें एक बेटे बात मैं और बताता चलूँ कि तमाम कांस्टेंट यानी सिवाय ज़ीरो के, नॉन ज़ीरो तमाम कांस्टेंट जो होते हैं वो भी पॉलिनॉमियल होते हैं विद ज़ीरो डिग्री। लेकिन जो ज़ीरो है अजीज़ बच्चों वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो पॉलिनॉमियल तो है लेकिन उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इस तरह हम पॉलिनॉमियल फंक्शन की अच्छे तरीके से जो है वो हमें समझ आ चुकी है कि तमाम कांस्टेंट जो हैं वो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन कहलाते हैं, और बाकी तमाम वो फंक्शन जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर हो, नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, वो पॉलिनॉमियल फंक्शन कहलाएंगे। इसके बाद बेटे रैशनल एंड इररेशनल जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो तो ये पढ़ा हुआ है कि रैशनल वो होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और इररेशनल वो जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। लेकिन यहाँ आप ये नहीं बात करेंगे, यहाँ बात ये करेंगे कि रैशनल वो होंगे
जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होंगे वो रैशनल फंक्शन कंसिडर होंगे, और जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा मतलब ये है कि x की पावर या तो नेगेटिव होगी या फ्रैक्शन में होगी। तो स्क्वायर रूट एक्चुअली 1/2 को कहते हैं। अगर हमारे पास किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं तो एक्चुअली उसका मतलब ये है कि x की पावर जो है वो 1/2 है। कहीं 1/2 लिखी हुई है या 3/2 लिखी हुई है या 5/2 लिखी हुई है, तो उसका मतलब यही है कि वो फंक्शन इरेशनल है, रैशनल नहीं। इसी तरह बेटे ये h ऑफ x है। उसके बाद आपके पास nth रूट वाले फंक्शन है, जैसे कि ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। अगर n को आप रिप्लेस कर देते हैं 3 से तो ये क्यूब रूट कहलाएगा। अगर आप इसको 4 से रिप्लेस कर देते हैं तो फोर्थ रूट फंक्शन बन जाएगा। तो ये तमाम के तमाम जिनकी हमें एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़नी है वो बेटे मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है। आप कहीं ना कहीं आप एडिशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या स्क्वायर रूट या nth रूट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इसके बाद बेटे ये दूसरी टाइप है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं होते, विच आर नॉट अलजेब्रिक। इनकी भी बेटे दो टाइप हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस की हैं। एक फंडामेंटल है और दूसरी अजीज बच्चों नॉन फंडामेंटल है। फंडामेंटल जैसे कि हमारे बेसिक जो हैं वो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y इज इक्वल टू a रेज टू x या y इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हैं e रेज टू x। तो ये दो बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आ जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल फंक्शन के अंदर। फिर बेसिक हमारा जो लॉग वाले, चाहे वो नेचुरल लॉग वाले हों या कॉमन लॉग वाले हों, ये अजीज बच्चों आ जाएंगे फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल में। फिर तमाम हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी y इक्वल टू साइन x या y इक्वल टू कॉस x या y इक्वल टू टेन x, फिर उनके आगे जो रेसिप्रोकल है। तो ये तमाम 6 के 6 अगर बेसिक फॉर्म में लिखे हुए हैं तो अजीज बच्चों ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएंगे। इसी तरह तमाम बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आप 4-5 टाइप्स देख लें, नोट कर लें। y इज इक्वल टू a रेज टू x की फॉर्म में कोई लिखा हो या y रेज टू e, y इज इक्वल टू e रेज की पावर x e रेज टू x की फॉर्म में कोई लिखा हो, तो अजीज बच्चों वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना थोड़ा सा, ये मैंने नोट लिखा है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि थोड़ी सी फॉर्म चेंज होती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे ये फंडामेंटल नहीं है। तो ये देखें, अगर ये 10 रेज टू 3x लिखा हो तो आप उसको 1000 की x लिख सकते हैं। ये 10 रेज टू 2x लिखा हुआ है तो आप इसे 100 रेज टू x लिख सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो a रिप्लेस हुआ है 100 से, तो बेटे ये आपकी बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है। लिहाजा ये फंक्शन भी y इक्वल टू 10 रेज टू 2x, ये फंक्शन भी आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू e रेज टू 2x, इसे भी आप लिख सकते हैं e रेज टू 2 होल रेज टू x। तो ये बेटे ये भी इस फॉर्म में आ चुका है, लिहाजा ये भी फंडामेंटल में आ जाएगा। उसके बाद जो नॉन फंडामेंटल की बेटे बात है, वो सबसे पहले आप अपने जहन में रखें कि तमाम जो स्टैंडर्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x, फिर इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए मैंने इसकी वैल्यू भी लिख दी है कि ये आप खुद ही गैस कर लें कि ये नॉन फंडामेंटल वो कहलाएंगे जो बेशक फंडामेंटल के सम या डिफरेंस या डिवीजन या प्रोडक्ट से बने होंगे, तो वो फंडामेंटल नहीं कहलाएंगे। तो ये फर्स्ट वन देखें, e रेज टू x, ये है तो फंडामेंटल।
सेकेंड ई रेज टू माइनस एक्स वो भी फंडामेंटल है, लेकिन अलजब्रिक ऑपरेशन दरमियान में आ गए जिसकी वजह से ये फंडामेंटल नहीं रहा, नॉन फंडामेंटल बन चुका। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपके जो कंपोजिट फंक्शंस हैं, कंपोजिट का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा फंक्शंस का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या डिवीजन से बनाए गए हों, ऐसे फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन कहलाते हैं। तो बेशक आपने फर्स्ट वाला जो है वो भी फंडामेंटल लिया हुआ है, सेकंड वाला भी, लेकिन दरमियान में आपको एडिशन नज़र आ रही है, तो जिसकी वजह से ये फंडामेंटल नहीं रहा, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर y इज इक्वल टू cos x होता तो फिर तो ये फंडामेंटल था, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, तो जिसकी वजह से इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स, कॉज ऑफ x इंटू एक्स इसको लिखा जा सकता है, यानी इस तरह से cos x स्क्वायर को लिखा जा सकता है cos ऑफ x इंटू एक्स। तो यहाँ भी बेटे आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हुआ है, जिसकी वजह से आप इसको भी नॉन फंडामेंटल कहेंगे। इसी तरह ये log x तो फंडामेंटल है, log 2x जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली आपके पास है log 2x, ये एक्चुअली है log ऑफ x प्लस x। तो यहाँ भी बेटे अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज हो गए, तो ये भी इस वजह से आपका नॉन फंडामेंटल कहलाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर जो है ये भी नॉन फंडामेंटल है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, उसकी टाइप, फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी आसानी से, चूँकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप बेटे सीख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिख लें, क्योंकि यही चीज़ें आपकी पहले 4 क्वेश्चन में आपको मदद देंगी सही आंसर जो है वो टिक करने में या पिक करने में। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स और एग्जांपल नंबर 5 में, जो कि पेज नंबर 5 पर है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कौन से फंक्शन जो हैं वो अलजेब्रिक है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, सीकेंड एक्स लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स जो है ये एक रैशनल फंक्शन है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह एच ऑफ एक्स भी अलजेब्रिक है, और ये के ऑफ एक्स जो है ये हाइपरबोलिक है जैसा कि आप देख रहे हैं, और आर ऑफ एक्स जो है ये भी अलजेब्रिक है, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसका आंसर बेटे मैंने लिख दी है कि दिए हुए फंक्शंस में से g ऑफ x, h ऑफ x और r ऑफ x, ये आपके आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो ट्रांसेंडेंटल की जैसे हमने डेफिनेशन की उसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ये रैशनल है, ये अलजेब्रिक है। जी ऑफ एक्स यानी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अजीज़ बच्चों ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। इसी तरह तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एच ऑफ एक्स भी आ जाएगा, और ये हमारा हाइपरबोलिक जो है ये भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो हमारे पास अलजेब्रिक हैं, एफ ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। बाकी जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स जो है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ये नीचे मैंने बेटे आंसर लिख दिए हैं कि जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और के ऑफ एक्स ये आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि कौन से दिए हुए फंक्शंस में से कौन से फंडामेंटल
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो फंडामेंटल अजीज बच्चों जैसे हमने पीछे डिस्कस किए हैं कि फंडामेंटल ये ई रेज टू एक्स अगर सिंगल होता तो ये फंडामेंटल था, अगर कॉज ऑफ एक्स सिंगल होता तो ये फंडामेंटल, लेकिन ये दो फंडामेंटल की एडिशन हो रही है तो ये फंडामेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स फंडामेंटल है क्योंकि इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। इसी तरह बेटे एच ऑफ एक्स फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू या एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स की फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं, यानी आप इसे ई स्क्वायर रेज टू एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आ जाएगा एच ऑफ एक्स। इसी तरह लास्ट वाला जो आर ऑफ एक्स है ये बेटे आपकी इस फॉर्म में आ रहा है y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, इस फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो नीचे बेटे मैंने आंसर लिख दिए कि दिए हुए फंक्शंस में से जी ऑफ एक्स जो कि प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक है, एच ऑफ एक्स जो कि प्योर एक्सपोनेंशियल है, और आर ऑफ एक्स ये भी प्योर एक्सपोनेंशियल है, यानी आप इसको इस फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। यानी ये लिखा जा सकता है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 रेज टू एक्स। इसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है विच आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये बेटे उसने फंक्शंस दिए हुए हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू 2x, दूसरा है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तीसरा एच ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, के ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू माइनस एक्स। हमने डियर स्टूडेंट्स नॉन फंडामेंटल बताने हैं, तो ये चेक करें आपका पहला भी फंडामेंटल है, दूसरा भी फंडामेंटल है, तीसरा भी फंडामेंटल है, और आर ऑफ एक्स भी फंडामेंटल है। यानी आपका ये फर्स्ट वाला और ये आर ऑफ एक्स वाला ये एक्सपोनेंशियल है, एच ऑफ एक्स भी एक्सपोनेंशियल है, और जी ऑफ एक्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो सिर्फ के ऑफ एक्स अजीज़ बच्चों एक ऐसा है जो बेसिक यानी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल नहीं है, बाकी सब जो है वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो नॉन फंडामेंटल सिर्फ आपका के ऑफ एक्स है क्योंकि इसमें कॉज ऑफ एक्स के सामने सिंपल एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर के ऑफ एक्स। इसके बाद बेटे आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा गया है कि डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो आपका फंक्शन है ये बेसिक यानी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसमें जो ए की वैल्यू है वो 3 है और ये ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करेगा। तो आइए सबसे पहले इसकी डोमेन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि बेटे आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने अपनी आसानी के लिए इसका नेम सपोज किया है, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने इसे लेट किया है कि लेट y इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स। अब आप गौर से देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंडामेंटल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दें, आप x को कोई नेगेटिव नंबर दे दें, पॉजिटिव नंबर दे दें, कोई फ्रैक्शन दे दें आप इसको, तो डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। लिहाजा तमाम रियल नंबर्स के लिए आपका फंक्शन y इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स जो है
ये डिफाइन है किसी भी रियल नंबर पर, ये अनडिफाइन नहीं होता, जिस वजह से डियर स्टूडेंट आपका जो फंक्शन है उसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। अब सेट ऑफ रियल नंबर को डियर स्टूडेंट्स आप उसकी 4 नोटेशंस हैं, 5 आप कैपिटल आर से लिख सकते हैं, आप ओपन इंटरवल से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आपकी जो न्यू बुक है उसको ये पसंद है, यानी इस तरह से भी सेट ऑफ रियल नंबर को लिखा जा सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके फंक्शन की डोमेन हो गई। तो आप ये वैसे भी ज़हन में रख लें कि अगर कोई भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इसके बाद बेटे रेंज जो है वो हमने डोमेन से डिस्कस करनी होती है, यानी डोमेन से चेक करनी होती है। तो आप डोमेन का पहला एलिमेंट देखें, माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी जो है ये रियल नंबर नहीं है, यानी ये हमारी डोमेन में ना माइनस इन्फिनिटी है ना प्लस इन्फिनिटी है, यानी ये ओपन इंटरवल है, इनके बिटवीन जितने रियल नंबर हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर बनाते हैं। तो अगर मैं ये फर्स्ट वैल्यू माइनस इन्फिनिटी यानी एक्स को मैं माइनस इन्फिनिटी लिख दूं, तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ देखें कि 3 रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू इन्फिनिटी। 3 रेज़ टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं 0 होता है। यानी यहाँ से ये पता चला कि अगर मैं x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कर दूं, x अप्रोच कर जाए माइनस इन्फिनिटी को, तो मेरा फंक्शन जो y है वो 0 को अप्रोच करेगा। यानी ना तो मेरे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है जो कि वो रियल नंबर नहीं है, और ना ही मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 होगी। यानी किसी भी रियल नंबर पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, अप्रोचेस टू 0 यानी नियर टू 0 हो सकती है। तो बेटे अगर आप इसको वैल्यू यहाँ यूज़ करते हो तो आपको जो पहला आंसर मिल सकता है जिसको आपका फंक्शन अप्रोच कर सकता है वो 0 है, लिहाजा आपकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी, 0 शामिल नहीं है। और अगर आप लास्ट वाला डोमेन का नंबर लिखते हैं प्लस इन्फिनिटी, तो 3 रेज़ टू प्लस इन्फिनिटी होता है। यानी अगर x अप्रोच कर जाए माइनस इन्फिनिटी को तो आपका फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा, और अगर x अप्रोच कर जाए प्लस इन्फिनिटी को तो डियर स्टूडेंट्स आपका फंक्शन प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो बड़ी आसानी से आप डोमेन से ही अपनी रेंज ले सकते हैं। तो बेटे ये रेंज वैसे भी क्लियर है कि कोई नेगेटिव वैल्यू आपकी आंसर में नहीं आ रही, आप कोई भी यहाँ x को वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि आप डोमेन के पहला नंबर और दूसरा नंबर फंक्शन में यूज़ करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फंक्शन की रेंज क्या है। तो बेटे ये 2 चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं, हम फंक्शन की डोमेन लिख चुके हैं, फंक्शन की रेंज लिख चुके हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आप इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें, ग्राफ बताएं कि वो कैसा होगा। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमें चंद पॉइंट्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा अगर इजी आप चाहते हैं कि ग्राफ जल्दी ड्रा हो जाए तो सबसे पहले आप y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें ताकि आपको पता चले कि y एक्सिस को, चूँकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो आपको ये पता चल जाए कि y एक्सिस को मेरा ये फंक्शन कहाँ जो है वो कट कर रहा है। उसके लिए बेटे ये मैंने टेबल के नीचे पहले ये चेक किया है कि कौन सा पॉइंट मुझे ज़रूरी लेना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए आप x को 0 पुट करते हैं। तो ये बेटे जब मैं x इक्वल टू 0 रखूँगा यहाँ इधर फंक्शन में, तो y की वैल्यू आएगी 3 रेज़ टू 0 यानी 1 आएगी। तो x इंटरसेप्ट हमारा 0 1 है, यानी ये पॉइंट हम अपने टेबल में ज़रूर लेंगे। तो इसका जो इजी वे है टेबल बनाने का वो बेटे ये है कि आप मिड में अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल लें और अपना फंक्शन लें। चूँकि आपकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है, तो कुछ नंबर, चूँकि आपका y इंटरसेप्ट जो है वो 0 1 है, तो पहली वैल्यू आप 0 लें।
जब आप यहाँ x को 0 रखेंगे तो जैसा कि आपने ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है y आपको 1 मिलेगा, तो ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा जिसे आप y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। फिर आप -1 यहाँ लगाएंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आप -1 लगाते हैं x की वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 1/3 यानी 0.3 आ रहा है। और अगर आप -2 लगाते हैं तो ये 1/3 raised to 9 3 raised to 2 यानी 1/9 1/9 डियर स्टूडेंट्स 0.1 होता है। ये आप कैलकुलेटर से चेक करते जाएंगे। उसके बाद ये देखिए मैंने एरो लगाया है कि अगर हम -∞ को अप्रोच करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी ये डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्व किया है कि हमारा फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये एक पॉइंट आप और ले लें। सिमिलरली सिमेट्रिक रखने के लिए आप +1 यूज़ करें। पहले आपने -1 यूज़ किए, अब आप +1 यूज़ करें। अगर आप +1 यूज़ करते हैं तो 3 raised to 1 आपका फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 3 आएगी। अगर आप 2 यूज़ करते हैं तो 3 raised to 2 आपके फंक्शन की वैल्यू 9 आएगी। अगर बेटे आप इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है आपका x, तो आपका फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, चूँकि 3 raised to इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से आसानी से बेटे ये आप टेबल बना लें, आप इसको ग्राफ पे ड्रा कर लें। तो आइए इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं ताकि पता चले कि हमारा ग्राफ जो है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले बेटे आप y इंटरसेप्ट ड्रा करें। ये आप पहले भी क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें भी आप सीख चुके हैं ग्राफ ड्रा करना। ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ये इक्वल डिस्टेंस पे आप कुछ पॉइंट पॉजिटिव x एक्सिस पे लगा लें, कुछ नेगेटिव पे लगा लें। और चूंकि आपका ग्राफ जैसे कि आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव की तरफ जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो आप पॉजिटिव y लें, नेगेटिव वैल्यू आपकी जो है y की वो नहीं आ रही, तो डाउनवर्ड आपका ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये मैंने 0 से ये 1 लगाया है और आगे मैंने ये सो ऑन कर दिए, फिर मैंने 3 लगा दिए, जो मेरी वैल्यूज़ हैं y की वो मैंने लगा दी, 3 लगा दिए, फिर मैंने सो ऑन कर दिए, फिर बेटे मैंने 9 लगा दिए। 9 के बाद जो है मैंने वैल्यू नहीं ली हुई, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो सबसे पहले बेटे आप y इंटरसेप्ट यानी 0 1 ड्रा करें। तो ये आपका x 0 और ये बेटे आपका y 1। तो पहला पॉइंट आपका ये हुआ। तो पॉइंट ड्रा करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से ड्रॉ हो जाए। ये हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद बेटे दूसरा पॉइंट है हमारा, जब x2 होगा तो जब x2 होगा तो y 9 है, यानी x2 यानी यहाँ आप अगर ये स्केल रख लेंगे तो ज़्यादा इजी ड्रॉ हो जाएगा। 2 के सामने आपने चलते जाना है और इधर अजीज बच्चों आपने 9 के सामने आ जाना। तो ये आपका पॉइंट यानी 2 9 है। इसके बाद इसी तरह आप आ जाए लेफ्ट साइड पर, -1 के लिए 0.3, x -1 ये है और 0.3 यानी ये 1 है और ये 0 है। 1 और 0 के तीसरा हिस्सा यानी तकरीबन इधर आ रहा है, यानी -1 के बिल्कुल सामने। ठीक है, ये तीसरी लाइन पे आपने लगा दी। इसके बाद बेटे आपका पॉइंट आ रहा है x -2 y 0.1। x -2 ये है, 0.1 मीन एक लाइन पे आपने आ जाना, यानी x एक्सिस से एक लाइन ऊपर यहाँ आप आ जाएंगे। तो ये किसी भी वैल्यू पर x एक्सिस को आपका ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो कम से कम वैल्यू हो सकती है वो बेटे अप्रोचेस टू 0 है, 0 नहीं है। अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो x एक्सिस को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन x एक्सिस के ऊपर नहीं है। अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये बड़ा खूबसूरत ग्राफ बनता है। ये ज़रा चेक करें,
अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ये डियर स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, आपने स्केल से ड्रा करना है, ये स्केल से। अगर हम एक पॉइंट और आगे लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर दे तो इसका मतलब है जो y की वैल्यू है, चूँकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने चेक किया हुआ है कि हमारा फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा, 0 होगा नहीं किसी भी वैल्यू पर, माइनस इन्फिनिटी पर भी नहीं होगा। तो इधर अजीज बच्चों ये इसी तरह से ऊपर मूव करेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इधर भी आप एरो लगा दें, इधर भी आप एरो लगा दें। तो उम्मीद है बेटे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ ड्रा करना मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। इसमें कहा गया है कि आप डिस्कस करें डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 1/3 raised to x। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 में f of x को लेट किया है y के इक्वल, तो यहाँ भी आप सपोज करें, लेट करें कि दिया हुआ फंक्शन y के इक्वल है। तो इसे आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/3 रेज टू x, या 1 की तो कोई भी यानी पार है वो तो 1 ही होता है। एक्चुअली ये 3 रेज टू x, 1/3 रेज टू x आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे अगर आप गौर करें तो ये फंक्शन भी तमाम रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी किसी भी रियल नंबर पर x को आप कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव या फ्रैक्शन लगा दें तो y के लिए एक रियल नंबर हमारे पास जो है वो मौजूद है। जैसा कि आप -1 लगाएं तो ये +3 आंसर आपको मिलेगा। जैसे ही आप टेबल में पहले देख सकते हैं कि अगर आप x को -1 लगाते हैं तो y की वैल्यू +3 आ रही है, -2 लगाते हैं तो y की वैल्यू 9 आ रही है। ये मैंने यहाँ किया भी हुआ है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी जब आपका x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को तो आपका y +इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जब आपका x +इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन यानी y 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी आपकी कोई भी यानी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही। तो तमाम रियल नंबर्स पर आपका दिया हुआ फंक्शन चूँकि डिफाइन है, इसलिए बेटे आपके फंक्शन की डोमेन जो उसने सबसे पहले पूछी है कि आप डोमेन बताएं, वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, जिसको आपकी न्यू टेक्स्ट बुक ओपन इंटरवल इस तरह से लिख रही है, और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, यानी ओपन इंटरवल 2 तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे गुजारिश की है कि आप अपनी डोमेन का पहला एलिमेंट जो है वो यहाँ लगा के देखें। तो चूँकि ये -इन्फिनिटी हमारी डोमेन में नहीं है, +इन्फिनिटी भी हमारी डोमेन में नहीं है, तो -इन्फिनिटी अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो अजीज़ बच्चों अप्रोच करता है +इन्फिनिटी को, जैसे कि मैं यहाँ भी बता चुका हूँ। इसी तरह अगर आप +इन्फिनिटी यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि डोमेन की लास्ट जो वैल्यू आप ले सकते हैं, जो कि आप ले तो नहीं सकते क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो अगर हम बाउंड्री चेक करें रेंज की तो +इन्फिनिटी लगाएं तो आपके पास जो हमारा फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा, यानी 0 को अप्रोच करेगा। तो ना 0 हमारी वैल्यू है ना +इन्फिनिटी हमारी वैल्यू है, क्योंकि 0 जो है वो +इन्फिनिटी से आ रहा है और जो +इन्फिनिटी है वो -इन्फिनिटी से आ रहा है। तो दोनों डियर स्टूडेंट्स हमारे डोमेन में नंबर शामिल नहीं है, तो उनसे आने वाले आंसर हमारी रेंज में शामिल नहीं होंगे।
लिहाजा हमारी जो रेंज है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान होगी, जिसको आप दूसरे तरीके से यानी स्मॉल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटे आपने चूँकि ग्राफ ड्रा करना है तो उसके लिए आपको पहले y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना चाहिए ताकि पता चले कि आपका ग्राफ और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। उसके लिए आपको पता है कि हम दिए हुए फंक्शन में x को 0 लेते हैं, तो अगर मैंने x यहाँ 0 यूज़ करता हूँ, इधर मैं x 0 यूज़ करता हूँ, तो ये जैसे देखें मैंने पहले वैल्यू फाइंड भी की हुई है। अगर आप फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं 0 से तो 3 रेज़ टू 0 1 होता है और 1/1 आपके पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका y इंटरसेप्ट जब x 0 है तो y कितना है 1 है, यानी आप 0 1 लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट को। तो इसका फ़ायदा बेटे y इंटरसेप्ट पहले फाइंड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सी ग्राफ में वैल्यू जो है वो स्किप नहीं करनी है जो कंपलसरी है। तो ये y इंटरसेप्ट कंपलसरी वैल्यू होती है, कंपलसरी पॉइंट होता है, तो इसको इसलिए हम पहले फाइंड कर लेते हैं। बाकी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से 2-3 पॉजिटिव ले लें, 2-3 नेगेटिव ले लें, ताकि ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक हो जाए। तो आइए टेबल देखते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने ये टेबल का जो है ये आपको एक थोड़ा सा अच्छा तरीका जो है ये मैंने यहाँ बनाया है कि कुछ वैल्यू आप पॉजिटिव ले लें और लास्ट पे अप्रोच टू इन्फिनिटी कर लें, कुछ नेगेटिव ले लें और लास्ट वाली अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी कर लें, और अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी सेंटर में लिख लें और फंक्शन भी सेंटर में लिख लें। तो जब आप x को 1 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ चेक कर लें आप। जब आप x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू लगा के देख लें आप। y इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू 1 यानी 1/3, ये आपके पास 0.3 आ जाएगा। जब आप 2 लगाएंगे, x की वैल्यू 2 लगाएंगे, 3 रेज़ टू 2 1/9, ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। जब 3 लगाएंगे आप 1/27, ये आपके पास 0.037 आएगा। तो ये बेटे कैलकुलेटर से हमने ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और जब आप x को इन्फिनिटी लगाएंगे इधर तो 3 रेज़ टू इन्फिनिटी होता है और 1/∞, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपका फंक्शन 0 को अप्रोच कर जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, जब आप -1 लगाएंगे तो 3 रेज़ टू -1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। इसी तरह 2 लगाएंगे, -2 लगाएंगे तो ये 9 वैल्यू आई की आ जाएगी। -3 लगाएंगे तो ऊपर जाएगा तो ये 3 रेज़ टू 3 यानी 27 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू अगर आप x की लगाते हैं, -∞ लगाते हैं, तो ये नीचे से आप ऊपर लेके जाएंगे तो +∞ होगा। 3 रेज़ टू +∞ होता है। तो अगर आपका x -∞ को अप्रोच करेगा तो आपका y जो है वो +∞ को अप्रोच कर जाएगा, और अगर आपका x +∞ को अप्रोच करेगा तो आपका y 0 को अप्रोच करेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये बेटे पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। टेबल जो हमने बना लिया है, आप ग्राफ के लिए ये पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिए हुए हैं, और x की वैल्यू मैंने +3 ली हुई है, नेगेटिव भी 3 ली हुई है। तो इस तरह से आप ये x एक्सिस के ऊपर 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर लगाएं, इधर -1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पे लगाएं। हमारी y की वैल्यू जैसे आप टेबल में देख रहे हैं कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो नीचे की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैंने ऊपर की तरफ मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे पास वो मैंने 27 तक ली हुई है। तो चूंकि सबसे पहले मैंने देखना है कि मेरा y इंटरसेप्ट कौन है, तो उसको पहले ड्रा करते हैं। x0 y1। तो अजीज बच्चों, ये हमारा पहला पॉइंट है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि नुमायां हो जाए। ये हमारा y इंटरसेप्ट 1।
इसके बाद बेटे पॉइंट है हमारे पास, अगर x1 लेते हैं हम तो y की वैल्यू 0.3 है, यानी ये x1 है और y की समत में, यानी ये यहाँ से 0 और ये 1 है, तो तीसरी लाइन पे हमारा यानी पॉइंट आएगा, यानी 1 के सामने, 1 के सामने यहाँ आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका पॉइंट आ रहा है, x आपका 2 है और y आपका 0.1 है, ये x2 है। 0.1 मीन एक लाइन आपने लगानी है, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लें, थोड़ा सा इससे डाउन। उसके बाद अगर आप 3 पे आते हैं तो तकरीबन 0 है, 0.03, यानी अप्रोचिंग टू 0, यानी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपके पॉजिटिव ड्रा होगे। और उसके बाद बेटे आप नेगेटिव पर आ जाएं। अगर आप x-1 ले रहे हैं तो y+3 है, x-1 ये है, y+3 का मतलब है कि आप इधर आ जाएंगे, ये -1 के सामने, ये आपका पॉइंट इधर आएगा। इसी तरह बेटे -2, और यहाँ से -2 के सामने आप जाएंगे 9 के सामने आके रुक जाएंगे, इधर से आप -2 के सामने जाएंगे और ये आपका पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली अजीज बच्चों, जब आपका x-3 है तो y आपका 27 है, यानी आपका नेक्स्ट पॉइंट 27 के सामने यहाँ आएगा। इनको बेटे अच्छे तरीके से आप स्केल से ज्वाइन कर लें। तो ये 0 को इधर से अप्रोच कर रहे हैं और इधर को अजीज बच्चों ये यानी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट आपका ग्राफ मूव कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ग्राफ भी आपने ड्रा कर लिया है, डूने रेंज भी लिख ली है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी है। इसमें एग्जांपल नंबर जो 9 है, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पर है, वो भी इस क्वेश्चन के साथ सेम है। उसमें भी हाइपरबॉलिक आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए दी हुई है। तो इस क्वेश्चन के बेटे 4 पार्ट हैं, उनको अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपको पहले हाइपरबॉलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये वैल्यूज़ आती होंगी तो फिर हम अच्छे तरीके से इनको सीख पाएंगे। तो आपने ये देखना है कि अगर साइन के सामने आपको h नज़र आ रहा है तो ये h हाइपरबॉलिक के लिए जो है लिखा गया है, h स्टैंड फॉर हाइपरबॉलिक। तो इसको पढ़ेंगे इस तरह से, साइन हाइपरबॉलिक x, यानी h के बाद जो भी होगा रियल नंबर x है, y है, 2x है, आपने गौर करना है कि वो आपकी e की पावर एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ बनेगा और एक दफ़ा वो नेगेटिव साइन के साथ बनेगा। ये याद करने का तरीका बेटे आप सीख लें कि कैसे याद करना है। और अगर साइन है तो दरमियान में जो अलामत है वो माइनस की अलामत आएगी और नीचे आप 2 लिखेंगे। और अगर ये आपका जो रियल नंबर x है ये रिप्लेस हो जाता है 2x से या 3x से या 2y से, तो आपने जस्ट रिप्लेस करना है e की पावर को h के बाद जो भी रियल नंबर है उससे आपने एक दफ़ा प्लस के साथ e की पावर बनानी है और दूसरी दफ़ा आपने उसी नंबर को माइनस के साथ बनाना है। तो आपका साइन जो है वो अगर साइन हाइपरबॉलिक है तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा और नीचे आप 2 लिखेंगे। और अगर आप ये 2 वैल्यू याद कर लेते हैं, सिर्फ 2 वैल्यू, साइन हाइपरबॉलिक और दूसरी ये कॉस हाइपरबॉलिक, तो बल्कि एक ही वैल्यू याद कर लें आप, साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू याद कर लें, तो उसी में देखें कि दरमियान में जो माइनस का साइन है वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक x में वो प्लस का साइन आएगा, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चूंकि ये आपकी यानी जो स्टेटमेंट है उसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, उसमें ये एंगल चेंज हुआ है,
तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपका जो ये रियल नंबर जो है एज के बाद है ये 2 टाइम हो जाए 3 टाइम हो जाए, तो आपने जस्ट ई की पावर एज के बाद जो भी रियल नंबर है वो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखनी है और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखनी है। और अगर कॉज है तो दरमियान में आपने प्लस का साइन यूज करना है, और अगर साइन है तो दरमियान में आपने माइनस का साइन यूज करना है। तो ये जस्ट अगर आप ये दो याद कर लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन आपको पता है कि ये फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं ये 6 होते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक को अच्छे तरीके से याद कर लें, जैसे मैंने बताया, कॉज हाइपरबोलिक को कर लें, बाकी सारे इन्हीं से बन जाएंगे। यानी अगर आपको टेन हाइपरबोलिक की ज़रूरत है तो वो साइन ओवर कॉज होता है, तो साइन की वैल्यू देखें और ये कॉज की वैल्यू देखें, दोनों के नीचे 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन वाली वैल्यू यानी माइनस वाली ऊपर आ जाएगी और कॉज वाली वैल्यू यानी प्लस वाली नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से बेटे ये पहले आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू याद करनी है। 3 इनके रेसिप्रोकल है, यानी साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हाइपरबोलिक है, उसमें क्या होगा कि ये नीचे वाला 2 ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल सीकेंट हाइपरबोलिक होगा, उसमें ये वैल्यू आपकी इन्वर्ट हो जाएगी। कॉट हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू आप टेन हाइपरबोलिक की वैल्यू को इन्वर्ट करेंगे तो वो मिल जाएगी। तो जस्ट आप 2 याद करें तो ये 6 के 6 इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ हमें कहा गया है कि आप ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटी प्रूव करें। प्रूव दैट 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। एक चीज बेटे मैं और बताता चलूं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये साइन स्क्वायर एक्स आपको लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब होता है कि आप इसको साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ ये आपने जहन में रखना है कि आपका जो भी स्क्वायर है, क्यूब है, यानी जो पार है वो एज के ऊपर आनी चाहिए। अगर आपने पार एज से पहले लिख दी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो ये बेटे ध्यान रखना है कि आपकी जो पार है हाइपरबोलिक फंक्शन में वो एज के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे लिखी हुई हैं, वहां से भी आप ये याद कर सकते हैं। तो आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे लिखा हुआ है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसमें आप वैल्यू यूज करें 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अभी मैंने लिखी है वैल्यू कि टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है, आप माइनस वाली वैल्यू ऊपर लेंगे और प्लस वाली वैल्यू नीचे लेंगे, और ये होल स्क्वायर है, एज के ऊपर स्क्वायर है जिसका मतलब है होल स्क्वायर। इसको बेटे आप पढ़ें a ओवर b होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अलग अलग कर दें, यानी ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें और नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दें। उसके बाद बेटे यहां से आप एलसीएम लेंगे, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आपका ये सेकंड टर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर है यही आपका एलसीएम होगा। तो ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नो चेंज। सेकंड टर्म के नीचे आपका एलसीएम है तो सेकंड टर्म एज इट आ जाएगी, ओवर e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर। अब बेटे आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और इसे a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, लेकिन एक चीज आप पहले ध्यान में बिठाएं कि ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, एक्सपोनेंट लॉ इसको बोलते हैं, कि अगर पहले से आपकी बेस की कोई पार है, एक्सपोनेंट है और फिर उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है तो पार पार से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये रूल बेटे हम यहाँ यूज करेंगे।
जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो हमारा ए है ई रेज टू एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी बेस है ई, एक्स जो है वो भी पार है और 2 भी पार है। तो यहाँ आपने ये लॉ यूज करना है, तो पार पार से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा जो ए स्क्वायर है वो ई रेज टू 2x, और इसी तरह हमारा जो बी स्क्वायर है वो ई रेज टू माइनस 2x आएगा, यानी पार पार से मल्टीप्लाई होगी। तो ये चीज बेटे नोट कर लें इधर। यहाँ जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब है ई रेज टू 2x प्लस बी स्क्वायर का मतलब है ई रेज टू माइनस 2x प्लस 2 टाइम ए बी। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा a है 2 टाइम ए बी जब आप करेंगे तो जो हमारा a है उसकी बेस भी e है और जो हमारा b है उसकी बेस भी e है, तो बेसिस सेम हो तो पार जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट भी अजीज बच्चों आप 2 इंटू ई रेज टू 0 लिख सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी जब आप करेंगे तो ई रेज टू 0 आएगा। सिमिलरली इधर आप करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी जब आप करेंगे तो ई रेज टू 0 ओवर, ये ओवर में जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसका आप स्क्वायर ओपन इसलिए नहीं करेंगे कि आपने जो प्रूव करना है, राइट साइड जरा गौर से देखें, उसमें होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और वो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर है और ये रेसिप्रोकल है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर का। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कि वो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स ओवर 2 होती है। तो जब आप इसका कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स जो है ये नीचे आएगी। इसको एज इट रहने देना, चूंकि हमें स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर ओपन नहीं करना। तो इसके बाद बेटे ये मैंने जो रफ लिखा है आपको सिखाने के लिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ, तो बकिया यहाँ करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। इधर से यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये ई रेज टू 2x ये प्लस की टर्म है और ये माइनस ई रेज टू 2x ये माइनस की है। सिमिलरली ये माइनस की टर्म है, ये प्लस माइनस माइनस, और ये बेटे प्लस की है, ये भी कैंसिल होगी। ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा और ये 2 ई रेज टू 0 प्लस 2 ई रेज टू 0 ये 4 ई रेज टू 0 हो जाएगी, यानी हमारे पास ऊपर आएगा 4 ई रेज टू 0 ओवर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर की पार 0 जब होती है तो आंसर 1 होता है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1। और नीचे मैं आपको बता चुका हूं कि मैं होल स्क्वायर ओपन क्यों नहीं कर रहा हूं, चूंकि मेरी राइट साइड पर स्क्वायर है जो मैंने प्रूव करना है, तो मुझे नीचे होल स्क्वायर चाहिए। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पहले ही बेटे स्क्वायर है, इसको एज इट रहने दें। अब ये जानते हैं आपके ये ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लिखा हो तो आप ए ओवर बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटे इसे ए पढ़िए 2 को ए स्क्वायर ओवर इसको नीचे वाले को बी पढ़िए बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से। अब आप खुद जो ब्रैकेट के अंदर ही नहीं वैल्यू है उसको गौर से देखें तो वो रेसिप्रोकल है cos हाइपरबोलिक x का। cos हाइपरबोलिक x का ये रेसिप्रोकल है, तो आप cos हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड हाइपरबोलिक x। तो अभी मैंने शुरू में बेटे बात की है कि जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर हो तो वो फंक्शन के ऊपर आता है, जो जिस पे फंक्शन अप्लाई हो रहा होता है उस पे नहीं आता। इसी तरह से ये वाला स्क्वायर h के ऊपर आएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन x पे अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो लिखने का तरीका सीखें
सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये आपकी राइट साइड आ गई है। हमने लेफ्ट साइड सेलेक्ट की थी और उससे हमने राइट साइड बना दी है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू पेज नंबर 10 से जिस तरह मैंने याद करनी सिखाई हैं उस तरह बेटे सीखें। तो ये इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में कहा गया है प्रूव दैट कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आइए इसकी राइट साइड पर दो टर्म है तो उसको बेटे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड बनाते हैं। राइट साइड है हमारी कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये प्रोनाउंस करना भी सीख लें, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। पढ़ना कैसे है ये भी आपको आना चाहिए। तो मैं कई दफ़ा पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जब आप इसको रजिस्टर पे लिख रहे होते हैं तो आप अपनी वीडियो की स्क्रीन जो है ना वो फुल कर लिया करें ताकि आपको एक एक डॉट, एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज़ जो है वो एक एक स्पेलिंग क्लियर नज़र आए ताकि आप कोई गलती ना करें लिखते हुए। तो फुल स्क्रीन करने के बाद आप आसानी से हर चीज़ आपको या जूम भी कर सकते हैं आप। तो फुल स्क्रीन किया करें, ये जूम करके अच्छे तरीके से लिखा करें ताकि कोई गलती ना हो। तो राइट साइड में बेटे दो टर्म है तो राइट साइड मैंने सेलेक्ट की है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आपने याद कर ली है तो ये कॉट हाइपरबोलिक है। तो आप उसका बेटे चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसमें प्लस वाली वैल्यू ऊपर आएगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। और ये स्क्वायर जो एज के ऊपर है ये भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि ये होल स्क्वायर होता है तो इसको आप ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे। इसको फिर आप पढ़ेंगे ए ओवर बी होल स्क्वायर। तो इसे आप अलग अलग ओपन कर लें, यानी ए स्क्वायर अलग कर लें, इसको ए स्क्वायर पढ़ें और नीचे बेटे इसको बी स्क्वायर पढ़ लें। तो बिल्कुल आसान है। जस्ट आपने वैल्यू जो है वो 2 या 3 वैल्यू आपने साइन हाइपरबोलिक की, कॉस हाइपरबोलिक की याद कर लेनी है। उन्हीं से ये 6 की 6 वैल्यू आपको याद हो जाएंगी और ये बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। जस्ट जो है बेसिक अलजबरा आप यूज़ कर रहे हैं। कभी आप ये ए ओवर बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग कर रहे हैं, फिर आप एलसीएम ले रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें 9-10 क्लास की आप यूज़ कर रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सेल्फ आएगा, खुद आ जाएगा ओवर ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब बेटे ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर लिखता हूँ अगर किसी बच्चे को पहले क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा लिखता हूँ कि इसको आपने इस तरह से ओपन करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। यानी इस तरह अगर आप ओपन करेंगे ना इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर। जब लिखेंगे तो मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि जब पार के ऊपर पार होगी तो ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह मैं पहले भी लिख चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ अगर किसी बच्चे ने गौर नहीं किया। तो ये ई बेस है, ये आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के ऊपर फिर एक्सपोनेंट है तो पार पार से मल्टीप्लाई होगी, आपने पॉजिटिव नहीं कर देना। तो ये चीज़ नोट कर लेंगे, पहले भी मैंने बताई है। तो इसे आप लिखेंगे जब ए स्क्वायर लिखेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे 2x प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 टाइम ए बी। जब आप करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, 2 टाइम ए बी करेंगे। तो ये बेटे ध्यान में रखते हुए इनको ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। जब आप करेंगे तो ई रेज टू 0 आएगा, चूंकि बेसिस सेम है तो पार ऐड होगी तो ई की पार 0 आ जाएगी। माइनस लिखिए, ब्रैकेट अभी लगी रहने दें। इसको भी ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करें, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2 टाइम जब ए बी आप करेंगे तो यहाँ भी e की पावर 0 आएगी, ओवर e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोई अंदर साइन नहीं है तो ये प्लस की टर्म है, यहाँ बाहर माइनस देख रहे हैं तो ये माइनस की टर्म है, ये फिर प्लस की है, ये प्लस माइनस, ये फिर माइनस की टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस इंटू माइनस, ये +2 e रेज टू 0 और ये भी +2 e रेज टू 0 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 2 4 e रेज टू 0 ओवर e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर। यहाँ बेटे मैं थोड़ा सा ये जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये रेज करना चाह रहा हूँ, ये आपको सिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारे जो दो स्टेप हैं ये हम इधर कलर चेंज करके करते हैं, इधर हम कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं 4 × 1 और नीचे बेटे एज इट लिखें। इसको ओपन ना करने की वजह मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, आप दोबारा बता रहा हूँ कि आपकी लेफ्ट साइड चेक करें कि उसमें हाइपरबोलिक स्क्वायर है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर है, तो उसकी वजह से बेटे चूंकि ये साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होता है तो नीचे स्क्वायर जो है वो हमें चाहिए, इसलिए हम उसे ओपन नहीं कर रहे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 2 और ये जो नीचे है इसको हम एज इट रहने देंगे। तो इसको जैसे कि मैंने पहले पार्ट नंबर 1 में बताया कि इसे ए स्क्वायर पढ़िए, नीचे वाले को बी स्क्वायर पढ़िए और इसको आप लिख सकते हैं 2 ओवर e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को अजीज बच्चों देखें तो ये साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू का रेसिप्रोकल है, जिसको आप कोसेकेंट हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। और अगर एज इट इसी तरह रहने दें तो तब भी ठीक है, और अगर आप स्क्वायर ये एज के ऊपर लिखना चाहते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको दोबारा बेटे गौर से देख लें कि आपने जस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू जो है वो याद करनी है और बेसिक अलजेब्रिक जो लॉ हैं, एक्सपोनेंट लॉ हैं, वो ज़हन में रखने हैं कि जब पहले से पार मौजूद हो, जिसको आप पहले से ही जानते हैं 9-10 क्लास से, फिर उसके ऊपर पार हो तो पार पार से मल्टीप्लाई होती है। इनकी मदद से आप आसानी से इनको सीख पाएंगे। तो आइए इसी के पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 में ये कहा गया है कि आप प्रूव करें साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो देखें ये राइट साइड पर जो टर्म्स हैं, टर्म तो एक ही है लेकिन जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, तो राइट साइड को सिलेक्ट करते हैं प्रूव करने के लिए। तो राइट साइड पे बेटे लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं। ये हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज हैं, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटे आपने याद की हुई हैं, इनको ओरल आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये रिजल्ट याद भी रखने हैं ताकि आपका कोई एमसीक्यू इनमें से आता है तो आपको एक तो इनकी वैल्यूज अच्छे तरीके से आनी चाहिए और दूसरा इनका आपस में जो रिलेशन है जो आप प्रूव कर रहे हैं वो भी एज अ फार्मूला आपको ज़हन में रखना है। तो इसकी जल्दी से वैल्यू लगाते हैं। साइन हाइपरबोलिक एज के बाद देखें x है तो ये e के ऊपर x आएगा और चूंकि ये साइन है तो दरमियान में अलामत माइनस की आएगी और नीचे बेटे 2 आएगा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस हाइपरबोलिक x, तो यही वैल्यू होगी, सिर्फ दरमियान वाला साइन आपका प्लस हो जाएगा। इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं और ये दो अगर याद हो जाएं तो बाकी सारी वैल्यू इन्हीं से बेटे बन जाती हैं। साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो सेकेंट हाइपरबोलिक
और इनका साइन ओवर कॉस टेन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल कॉट हाइपरबोलिक। तो जस्ट ये दो याद कर लें आप, तो सारी की सारी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। ये 2 आप 2 से कैंसिल कर लें, इसे पढ़ें a माइनस बी और इसको पढ़ें a प्लस बी। और ये आप जानते हैं कि ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपका a जो है वो e रेज टू एक्स है और आपका जो b है वो e रेज टू माइनस एक्स है। तो आपने ये अलजेब्रिक फार्मूला लगा दिए जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये बेटे मैंने इधर यूज किए। नीचे आपको ये जो 2 नजर आ रहा है ये 2 लगा दीजिए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये गुजारिश की है कि जब पार के ऊपर पार हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, बेस आपकी ई है, तो यहाँ पार पार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा। इसी तरह बेटे जब पार पार से मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू माइनस 2x होगा। नीचे वाला 2 जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप एज इट लिखेंगे। अब आप खुद ही गेस करें कि e के ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक दफा प्लस के साथ लिखा हुआ है और एक दफा माइनस के साथ लिखा हुआ है, और दरमियान में जो साइन है, अलामत है, वो माइनस की है। तो ये फार्मूला तो क्लियर हो गया कि माइनस की वजह से ये साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला है। अब h के बाद x आना है कि 2x आना है, वो आपको ये e के ऊपर जो कुछ होगा वो बताएगा। अगर इधर x होगा तो साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा, 2x है तो 2x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आपने राइट साइड सेलेक्ट की थी और लेफ्ट हैंड साइड आपने बना दी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। इसको भी एज अ रिजल्ट 7 के पार्ट नंबर 4 को भी MCQ के लिए आपने बेटे ज़हन में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये दे सकता है वो। यहां वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसमें भी राइट साइड पर डियर स्टूडेंट्स 2 टर्म है, लेफ्ट साइड पर 1 है, तो राइट को सिलेक्ट करते हैं। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब देखें ये इधर से आप देख लें, यहाँ आपको वैल्यू ये नजर आ रही है। cos हाइपरबोलिक x की ये वैल्यू है और sin हाइपरबोलिक की ये। जल्दी से वैल्यू लगा दें, इनके स्क्वायर ले लें। तो cos में आप जानते हैं, देखिए इधर x है तो ऊपर x आएगा, और cos की वजह से प्लस आ रहा है, और नीचे बेटे आप 2 लिखेंगे और होल स्क्वायर है, चूंकि ये h स्क्वायर हो या होल स्क्वायर हो एक ही बात होती है। इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x, यानी वही वैल्यू है, जस्ट दरमियान वाली अलामत चेंज हो। तो इसको अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हो तो ये आपका 1/4 नीचे आएगा, और इधर बेटे आपका आएगा a स्क्वायर, जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ। फिर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 टाइम, जब आप ए बी करेंगे तो ये e रेज टू 0 आएगा। सिमिलरली आपकी जो सेकंड टर्म है प्लस, इसके नीचे भी 2 है, इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये भी 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम जब ए बी करेंगे आप तो e रेज टू 0 आ जाएगा। ये 1/4 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, ये बेटे आप कॉमन ले सकते हैं, और बाकी सारी टर्म चूंकि बाहर प्लस का साइन है एज इट आप लिख सकते हैं। तो e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x प्लस 2 टाइम e रेज टू 0 प्लस 2 टाइम प्लस e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x माइनस 2 टाइम e रेज टू 0। ये इस तरह आप लिख सकते हैं। और यहाँ बेटे अगर आप गौर करें तो e रेज टू 2x एक ये भी है और एक ये भी है, यानी ये 2 टाइम आ गया हमारे पास। इसी तरह ये e रेज टू माइनस 2x एक ये है और एक ये है, तो ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो ये भी 2 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2 e रेज टू 0, ये माइनस 2 e रेज टू 0, ये कैंसिल होगा। यहाँ से 2 बेटे आप कॉमन लेंगे, ये वाला, तो बाहर वाला जो आपके पास नीचे 4 है उससे आप ये कैंसिल कर सकते हैं,
और ब्रैकेट में चेक कीजिए कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कॉज हाइपरबोलिक वाली आ रही है, यानी मिड में दरमियान में देखें प्लस का साइन है, नीचे 2 है, लेकिन ई के ऊपर जो रियल नंबर लिखा हुआ है वो डियर स्टूडेंट्स आपका जो है वो x नहीं है 2x है, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि ये cos हाइपरबोलिक x नहीं है, ये cos हाइपरबोलिक 2x है। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपने प्रूव कर दी है। तो इसको अच्छे तरीके से बेटे नोट करें, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन नंबर 7 उसके चारों पार्ट मैंने खुद कर दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 को आपने खुद देखना है। पेज नंबर 10 पर हाइपरबोलिक फंक्शंस की सारी वैल्यू लिखी हुई है, उनकी डोमेन रेंज लिखी हुई है, उसको अच्छे तरीके से याद करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट्स आपसे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं जो आपने लर्न की हुई हैं उनके प्रूफ जो हैं वो करने के लिए कहा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 10, 11 जो हैं ये सेम है, और इनमें से जो आपकी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है और वो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में, इसलिए मैंने पहले उसी को आपको जो है वो सॉल्व करना सिखाने लगा हूँ। टेक्स्ट बुक में बेटे यहाँ लिखा हुआ है 1 + x, जिसको आप सिमेट्रिक बनाने के लिए x + 1 कर सकते हैं, और नीचे 1 - x लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लें। 1 - x नहीं है, x - 1 होना चाहिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करते हैं। यानी हमने प्रूव करना है कि कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल होता है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 / x - 1। इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि x ≠ = 1, इसका मतलब ये है कि अगर हम डोमेन जो है वो उसमें 1 शामिल कर लेते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि x 1 नहीं हो सकता, ये एक्चुअली डोमेन बताई हुई है। तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, यहाँ x भी लिखें, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए बेटे आपने कोई नया फंक्शन सपोज कर लें आप लेफ्ट हैंड साइड से, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x को आप सपोज कर लें कि ये y के इक्वल है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। एक चीज़ बेटे और नोट करें जो आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं कि ये जो फंक्शन के ऊपर इनवर्स होता है ये एक्चुअली फंक्शन का ही इनवर्स होता है। इस पे जो आपका रियल नंबर है जिस पे वो अप्लाई हो रहा होता है उसका इनवर्स नहीं होता, ये एक्चुअली कॉट हाइपरबोलिक का इनवर्स है, यानी ये 1 / कॉट हाइपरबोलिक है। ये जो x है ये ऊपर ही है, तो ये जहन में रखें ताकि आप गलती ना करें। तो जब ये कॉट हाइपरबोलिक नीचे है x ऊपर है तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक y = x। तो अब बेटे आपने पीछे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू याद की हुई है, तो कॉट हाइपरबोलिक x की जगह अब y लिखा हुआ है, तो अब जो आप इसकी वैल्यू आएगी वो e⁻y, क्योंकि ये कॉट हाइपरबोलिक है तो प्लस वाली वैल्यू जो है वो ऊपर आएगी, माइनस वाली वैल्यू अजीज बच्चों नीचे आएगी। ये आपने वैल्यू लगा दी है जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आज सीखी हुई है। इसके बाद बेटे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो नेगेटिव आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है उसको आप पॉजिटिव कर लें, यानी इनको नीचे लिख लें, x को पहले लिख लें, e⁻y एज इट लिखें, प्लस लगाएं, इसको आप लिख लें 1/e⁻y, और सिमिलरली आप नीचे वाले को भी इस तरह लिखें, e⁻y माइनस यहाँ नेगेटिव साइन है 1/e⁻y लिखें। अब ये e⁻y जब आप एलसीएम लेंगे तो बेसिस सेम है,
ये देखें जैसे ई रेज टू वाई इंटू ई रेज टू वाई, तो बेसिस सेम होंगी, तो आप बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर ऐड होंगी तो आप इसको 2y लिख सकते हैं। तो बेटे यहाँ डायरेक्ट लिखें, आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू 2y प्लस 1 ओवर जो ई रेज टू वाई आपका एलसीएम आएगा वो नीचे वाले एलसीएम से, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो उससे कैंसिल हो जाएगा। नहीं आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू वाई माइनस 1। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या एक दफ़ा इसको दोबारा बेहतर अच्छे तरीके से लिख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू 2y इंटू एक्स, फिर -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, और राइट साइड पर आपका आ जाएगा ई रेज टू 2y प्लस 1। तो चूंकि बेटे हमारा जो टारगेट है वो y है, क्योंकि हमने अपनी लेफ्ट साइड का नेम जो रखा हुआ है वो y है, तो y तक पहुंचने के लिए हम y वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लेंगे और बाकी टर्म्स एक साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ से ये y वाली टर्म जो है वो मैं इधर y वाली टर्म के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव टर्म है लेफ्ट साइड पर आएगी तो नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ये नेगेटिव है राइट साइड पर जाएगी तो ये आपकी प्लस की टर्म हो जाएगी। यहाँ से बेटे आप कॉमन ले लें, ई रेज टू 2y कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में x रहेगा और सेकंड टर्म के पास क्योंकि सारी टर्म चली गई है तो -1 आएगा। इसके बाद बेटे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, x -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पर अब जब आप लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ बेटे आप जानते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपने चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो जब तक आप दोनों साइड पर नेचुरल लॉग नहीं लेंगे आप y तक नहीं पहुंच सकते। 9th क्लास में आपने ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम सीखा हुआ है कि जो एक्सपोनेंट होता है यानी पावर होती है वो मल्टीपल बन जाती है, ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने सीखा हुआ है। तो ये अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले नेचुरल लॉग, चूंकि हमारे आंसर में नेचुरल लॉग है तो हम यहाँ नेचुरल लॉग लेंगे। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पर बेटे नेचुरल लॉग लगाइए, राइट साइड पर भी नेचुरल लॉग लगाइए। इसके बाद बेटे जैसे ये मैंने लॉ लिखा है लॉगरिथम का, उसके मुताबिक पावर 2y नीचे आएगी, लॉग आपका नेचुरल लॉग e का आएगा। वो आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग की बेस e होती है और e का ही आप लॉग ले रहे हैं तो वो 1 होगा। राइट साइड एज इट लिखें। उसके बाद बेटे ये चूंकि 1 है तो आप डायरेक्ट भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 ना भी लिखें आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर सकते हैं राइट साइड को। अब आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये y की वैल्यू जो कि आपके ओरिजिनल फंक्शन का नेम आपने सपोज किया हुआ है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर अजीज बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पर इसकी स्टेटमेंट करेक्ट कर लें और y को आप रिप्लेस कर दें जो आपने शुरू में सपोज किया हुआ है कि y कौन है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। तो इसकी कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x प्रूव हो गया है, तो 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होता है, ये आपने प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल इजी है, इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट आपने इनवर्स फंक्शन का कोई नया वेरिएबल नेम सपोज करना है, आगे उसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू यूज होंगी, आगे अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज होंगे, तो फिर लास्ट पर आपका नेचुरल लॉग यूज होगा उसकी प्रॉपर्टी। तो बेटे ये उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से पता चल गया है। इसका जो पार्ट नंबर 3 और 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का वो भी सिमिलर है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 करता हूँ मैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 और 4 सेम है, एक जैसे हैं। एक में कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू प्रूव करने के लिए कहा गया और एक में सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स की। तो ये थोड़ा सा चूँकि टिपिकल है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं खुद करूँ और उसको आप जो है वो आप होमवर्क के तौर पर वो कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4, इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये बेटे हमने प्रूव करना है। और अगर आप गौर करें तो x की वैल्यू यानी आपकी जो डोमेन है उसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो आप इसकी डोमेन में ले सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू ज़ीरो के अलावा हो सकती है। तो तरीका बेटे ये है कि आपने जिस हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन को प्रूव करना है कि उसकी वैल्यू ये होती है, आप उसको सपोज कर लें एक नए वेरिएबल y के इक्वल। और ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का मतलब है कि x ऊपर ही है, ये कोसेकेंट हाइपरबोलिक नीचे है। तो जब आप इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कोसेकेंट हाइपरबोलिक y। अब ये बेटे हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया है और इसकी वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 7 में सीखी है कि ये साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू आप y के लिए उल्ट लिख लेंगे। तो उसमें आप 2 ऊपर लिखेंगे और e रेज टू y माइनस e रेज टू माइनस y नीचे लिखेंगे। इसको बेटे आप थोड़ा सा और बेहतर कर लें, 2 ओवर e रेज टू y माइनस 1 ओवर e रेज टू y लिख लें, यानी ये नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव कर लें। अब यहाँ एलसीएम ले लें। आप एलसीएम लेंगे तो वो आपके पास e रेज टू y आ रहा है, जब e रेज टू y से मल्टीप्लाई होगा तो पार ऐड हो जाएगी, आपके पास e रेज टू 2y आएगा। सेकेंड टर्म बेटे -1 आएगी और नीचे आपके पास आ जाएगा e रेज टू y। जब इसको आप इन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 टाइम e रेज टू y, यानी आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपकी फ्रैक्शन इन्वर्ट जब आप करेंगे तो e रेज टू y 2 के साथ आएगा और नीचे आपके पास रह जाएगा e रेज टू 2y माइनस 1। इसको बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x इंटू ई रेज टू 2y माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम ई रेज टू y। इसको आप क्वाड्रेटिक बना लें e रेज टू y के अंदर, ताकि आप आसानी से y की वैल्यू फाइंड कर सकें। ये लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये ऑलरेडी इधर है, राइट साइड पर 0 हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो डियर स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक हो गई है इन e रेज टू y। e रेज टू y में चेक करें ये क्वाड्रेटिक है। आपका इधर जो a है वो x है, ये आपका x स्क्वायर समझा जाएगा। आपका जो b है वो -2 है और आपका जो c है डियर स्टूडेंट्स वो -x है। तो ये e रेज टू y में क्वाड्रेटिक है। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला e रेज टू y के लिए लगाएं। Therefore, by quadratic formula e raised to y is equal to minus b mean b की वैल्यू -2 है, जब आप -b लिखेंगे तो ये +2 होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 होगा, -4ac। a आपका x है और c आपका -x है, x इंटू -x ओवर 2a, ये आपका x है। ये बेटे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये आपके पास वैल्यू आ गई है। और इसको सिंपल करें
क्योंकि हमारा टारगेट आप जानते हैं कि y है, तो y तक पहुंचने के लिए हमें नेचुरल लॉग भी लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इसको जरा अच्छा सा सिंपल कर लें। इसे 4 लिखें, माइनस इंटू माइनस प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2x। यहाँ अगर आप गौर करें बेटे तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 4 है ये एक्चुअली 2 है, तो जब यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे इस टर्म से भी और इस टर्म से भी, तो वो 4 के साथ स्क्वायर रूट भी आएगा, तो बाहर यहाँ आकर वो 2 बन जाएगा। और यहाँ से जब 4 चला गया है तो इधर 1 होगा, इधर से 4 चला गया है तो इधर x स्क्वायर होगा। और नीचे वाला बेटे जो 2 है वो आप यहाँ से 2 कॉमन लें, यहाँ से भी 2 कॉमन लें, ये 2 टर्म है, पहली टर्म आपकी 2 है, दूसरी टर्म प्लस माइनस यहाँ से शुरू हो रही है, तो दोनों टर्म के पास 2 है, वो 2 आप कॉमन लें, इधर आपके पास 1 रह जाएगा, यहाँ से 2 चला गया और स्क्वायर रूट वाली टर्म आपके पास इधर रह जाएगी। नीचे जो आपके पास 2 टाइम x है, ये वाला 2 आप इस 2 से कैंसिल कर दें। इधर बेटे आपके पास e रेज टू y की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आकर जो है वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या उनसे गलती होती है कि वो ये प्लस माइनस जो है इससे कंफ्यूज होते हैं कि मेरे आंसर में प्लस माइनस नहीं है, इधर प्लस माइनस आ रहा है। तो ये नोट कर लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, चाहे y नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो ये नोट करें कि एस e रेज टू y ग्रेटर देन 0, देयरफॉर आप ये डिस्कार्ड करेंगे नेगेटिव वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू को आप डिस्कार्ड कर देंगे, चूंकि e रेज टू y नेगेटिव नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता है तमाम वैल्यूज के लिए। देयरफॉर e रेज टू y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। ये बेटे आप लेंगे, रीजन आपने ऊपर लिख दी है कि हम ये क्यों ले रहे हैं। उसके बाद बेटे आप लेंगे नेचुरल लॉग दोनों साइड पर, चूंकि आपके आंसर में नेचुरल लॉग है, कॉमन लॉग नहीं है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो रेसिप्रोकल होता है वो इनवर्स फंक्शन जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, यानी ये थर्ड लॉ के मुताबिक y नीचे आएगा, लॉग ही 1 होगा तो y रह जाएगा। राइट साइड पर आपका नेचुरल लॉग अटैच हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। इसको बेटे आप अपना ओरिजिनल आंसर बनाने के लिए, ये आंसर तो आ चुका है लेकिन ये फॉर्म बनाने के लिए हमें 1-2 स्टेप जो है वो और करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं ये शुरू से यहाँ से थोड़ा सा रेज करता हूँ, तो इसको हम मुकम्मल करते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। यहाँ इंशाल्लाह ये हमारा 2 स्टेप हमारे इंशाल्लाह और हैं, उनमें ये मुकम्मल हो जाएगा। तो आप बेटे इसको अलग अलग कीजिए। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सेपरेट कर लें, 1 ओवर x अलग लिख लें, और ये मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 ओवर x अलग लिख लें, प्लस लगाइए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस, यहां जब आप डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म को तो वो हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x। ये बेटे हमने सेपरेट कर दिया, यानी 1 को भी x से डिवाइड कर दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट को भी x से डिवाइड कर दिया। अब ये जो x है अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं
तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले गया हूँ। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स ही होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट ले लिया है तो बेटे इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ओरिजिनल आंसर बनाने के लिए। अब यहाँ भी आप सेपरेट करेंगे तो आपका ओरिजिनल आंसर बन जाएगा, यानी 1/x प्लस एक्स स्क्वायर से पहले 1 को डिवाइड कीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बनेगा 1/x स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस है ना दरमियान में, वो लगाइए, और फिर एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी ओरिजिनल फॉर्म आ गई है। अब आप y को रिप्लेस कर दें कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x से। तो ये आपने प्रूव कर दिया है 1/x स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको है तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। अच्छे तरीके से बेटे नोट कर लें, ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।